एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं अपना जो भी गैसेस स्टेट चल रही थी उसको कंटिन्यू। और आज के लेक्चर में उस गैसेस स्टेट का जो टॉपिक है वो है हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, चाहे आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर आप सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है गैसेस के अंदर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अच्छा, साथ के साथ हमें यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो पढ़ना है, इसका डेरिवेशन भी हमें करना है, जो कि भाई अगर आपके पेपर सब्जेक्टिव है तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर ऑब्जेक्टिव है, अगर ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव नहीं है तो फिर डायरेक्टली उनसे फॉर्मूले पूछने वाला, तो वो सभी टाइप के फॉर्मूले कैसे होता है, कहाँ से आता है, किस तरह से ड्राइव करते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं आज के लेक्चर में। पर इससे पहले हमने अभी तक क्या किया भाई ये तो जान लें एक बार, है ना। चलिए मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं गैसेस स्टेट, और ये गैसेस स्टेट का हमारा लेक्चर भाई अब से पहले ना, अगर हम अब से पहले की बात करें तो अब से पहले हमारे पास 5 लेक्चर हो चुके हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर कितना है, 6 है। ओके सर, गैसेस स्टेट का लेक्चर नंबर 6 है। और मैं आपको बता दूं, हम बीएससी 3rd सेमेस्टर केमिस्ट्री के लिए जो पेपर पढ़ रहे हैं उसमें हमारे पास ये सारी की सारी यूनिट है। केमिकल काइनेटिक्स है जिसको हम पढ़ चुके हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं, फेज इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं, गैसेस स्टेट अभी हम इस वक्त कर रहे हैं, है ना। कुछ लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं। लिक्विड स्टेट बहुत छोटा सा यूनिट है, कोऑर्डिनेशन कर चुके हैं, थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कर चुके हैं, और ये इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बचे। कुल मिलाकर अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो भाई केवल लिक्विड स्टेट और लास्ट वाली यूनिट अब तक की बात करो, ये 2 यूनिट को छोड़कर बाकी सारा आपका सिलेबस हो चुका है ना। आप चैनल पे जा सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो। अगर आपको ना मिले तो किसी भी लेक्चर के, मान लो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पर सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको दे रखे, आप वहां क्लिक करेंगे डायरेक्ट वहां पहुंचेंगे और सारे के सारे लेक्चर्स देख सकते हो। चलिए भाई हम गैसेस स्टेट पर आते हैं बहुत जल्दी। गैसेस स्टेट में क्या पढ़ा था सर, गैसेस क्या होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है जाना था। गैसेस से रिलेटेड हमने लॉज पढ़े थे भाई बहुत सारे। कौन कौन से लॉ पढ़े थे? बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, गैलुसैक्स लॉ क्या होता है, एवोगाड्रोस लॉ क्या होता है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है, ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं। और इनसे रिलेटेड जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है उसको भी हम जान चुके हैं भाई, आइडियल गैस इक्वेशन हमारी एक्चुअली होती क्या है। चलिए भाई इसको भी जान चुके हैं। इसके बाद आज हम जो स्टार्ट करने वाले वो है हमारा टॉपिक जिसका नाम है, क्या नाम है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई इस थ्योरी को मैंने पहले से कुछ लिख रखा है, ये क्या लिख रखा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या लिख रखा है, क्यों लिख रखा है ना। ये काइनेटिक थ्योरी की कुछ पोस्टुलेट है। वो काइनेटिक थ्योरी जो होती है ये कुछ कंडीशंस होते हैं जिनको सेटिस्फाई करती है, उनके कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं। ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है कुछ पोस्टुलेट पर डिपेंड करती है। वो कौन कौन से पोस्टुलेट होते हैं, क्या क्या माने गए वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। पहली बात, अगर आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का डेरिवेशन करना है तो हमें कुछ इस तरह के पोस्टुलेट का ध्यान रखना पड़ेगा, इसी को हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहते हैं। क्या क्या पोस्टुलेट है भाई जरा देखें। पहला पॉइंट हमने लिख रखा है यहाँ पर, all gas molecules have identical shape, size and mass। पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है कि भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो हमारे पास ये मान के चलती है कि अगर मान लीजिए मैंने किसी कंटेनर में कोई गैस ले रखी है तो उस गैस में जितने भी मॉलिक्यूल है गैस के, उनकी सबका मास सेम होना चाहिए, सबका साइज भी सेम होना चाहिए और सबकी शेप भी सेम होनी चाहिए। सर ये पहला पोस्टुलेट है हमारे पास इस थ्योरी का। ये थ्योरी कहती है कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल हैं उनका शेप, साइज और मास क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके सर, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास ये हो सकता है कि हम ऐसा बोलेंगे, जैसे भाई हमारे पास में एक कंटेनर मैंने गैस लिया है ना, उस गैस में जितने भी मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम कितना होगा, उस कंटेनर के बराबर होगा। अगर आपने गैस को एक छोटे कंटेनर में लिया है तो वो छोटे कंटेनर के बराबर वॉल्यूम हो जाएगा, बड़े कंटेनर में लोगे तो बड़े कंटेनर के बराबर वॉल्यूम हो जाएगा। उस पूरी गैस का जो वॉल्यूम है वो इतना ज्यादा होता है, अगर आप एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम देखोगे
तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है उसके कंपैरेटिवली, हम बोल सकते हैं बहुत कम होता है एक मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पर ये बोला गया द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस, एक गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो एक नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। टोटल वॉल्यूम, टोटल गैस जो है उसका जो टोटल वॉल्यूम है उसके कंपेरेटिवली एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बहुत कम होता है, उसका आयतन बहुत कम होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट भी सिंपल था, इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। ये तो आपको पता ही, अगर हमारे पास कोई ठोस मॉलिक्यूल तो उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, गैसेस में तो बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए उन्होंने बोला कि अगर कोई दो मॉलिक्यूल गैस के हैं तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं, अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन होता है, नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के समान होता है। ओके, फिर कह रहा है भाई ऑल गैस मॉलिक्यूल मूव इन रैंडम मोशन। भाई गैस है हमारे पास, गैस है हमारे पास, मान लीजिए, है ना, गैस है हमारे पास। अब गैस का मॉलिक्यूल इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, कहीं भी जा सकता है, उसकी कोई एक साइड थोड़ी है भाई, वो तो रैंडम मोशन करता है। आपने कभी देखा होगा, अब गैस का डस्ट मॉलिक्यूल देख लो, अभी कभी धूल के कण देखो, तो धूल के कण क्या होता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। वैसे हम गैस के मॉलिक्यूल की बात कर सकते हैं। भाई गैस के मॉलिक्यूल ये थोड़ी सीधी सीधी एक रेखा में जाएंगे, नहीं, वो कहीं भी किसी से टकराए, इधर मुड़ गए, इधर से टकराए, उधर मुड़ गए। तो मतलब इनका जो मोशन होता है वो क्या होता है, एक रैंडम मोशन होता है। ओके सर, और क्या, एक्सर्टेड प्रेशर। भाई हाँ, एक मिनट, अगला हमारे पास है ऑल गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड एक्सर्टेड प्रेशर। भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं, ऐसे मान के चलिए हमारे पास एक कंटेनर है, कुछ इस तरह से लेते हैं, एक मिनट, हमने ये ले लिया, मान लीजिए कंटेनर लेते हैं, एक हमने कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर ले लिया, इसमें मेरे पास में कोई भी एक गैस का मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये मेरे पास गैस का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये जाकर किसी न किसी दीवार पर टकराएगा, और दीवार पर टकराएगा तो ये क्या करेगा भाई, इस दीवार पर अपना एक प्रेशर क्रिएट करेगा। ये तो हमें पता ना। आप एक बात सोचिए, किसी गुब्बारे को हम फुला रहे हैं, कोई बलून को हम फुला रहे हैं, तो बलून को फुलाते तो क्या होता है, जैसे हम हवा उसमें अंदर भरते हैं तो गैस अंदर जाएगी, गैस अंदर जाएगी तो वो क्या करेगी, गुब्बारे की दीवार पर क्या करेगी, धक्का मारेगी, प्रेशर लगाएगी, जिसकी वजह से गुब्बारा क्या होता है, फूलता चला जाता है। तो वही हमारे पोस्टुलेट है, वही हमारा पोस्टुलेट ये कह रहा है, क्या कह रहा था, इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। उसके बाद में उनके बीच में कोई इंटरेक्शन होता नहीं है, रैंडम मोशन में घूमते हैं, और कंटेनर की दीवार पर, उसकी वॉल्स पर क्या करते हैं, टकराते हैं, और टकराने के बाद एक प्रेशर एक्सर्ट कर देते। ओके, उसके बाद है ऑल द कॉलिजन्स आर इन इलास्टिक इन नेचर। जितने भी कॉलिजन हैं वो क्या होता है हमारे पास, इन इलास्टिक होता है। मतलब दो टाइप की चीज होती है, एक होती है इन इलास्टिक और तो ये इलास्टिक, दो तरह की होती है। तो ये हम आने वाले आगे लेक्चर में इस चीज को बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको कि इनके बीच में होने वाले कॉलिजन कैसे होता है, इन इलास्टिक होता है। आगे हमारे पास एनर्जी कंजर्व, इनकी एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। बस यहीं से समझ सकते हो कि अगर जैसे मॉलिक्यूल आया, यहाँ से टकराया, टकराने के बाद दूसरी साइड गया, तो इनकी एनर्जी ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, मतलब जितनी है उतनी की उतनी ही रहेगी। बस इसी तरह के जो कॉलिजन होते हैं उन्हीं को कहा जाता है इन इलास्टिक कॉलिजन कहा जाता है, जिसमें इनकी एनर्जी क्या रहती है, सुरक्षित रहती है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होती। अगला, ऑल लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल। जितने भी हमारे पास गैस लॉ हमने पढ़े हैं, चाहे वो बोयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, गैलो-सैक्स लॉ हो, एवोगाड्रोस लॉ हो, चाहे डिफ्यूजन इफ्यूजन का लॉ हो, है ना, या फिर आपका डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर हो, सारे के सारे लॉ एप्लीकेबल होते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। भाई जो भी गैस का मॉलिक्यूल है उस पर ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये इसका एक पोस्टुलेट है। पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन, जो पार्टिकल है वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, टकराने के बाद इधर रैंडम मोशन हो जाता है। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बस ये तो भाई सबको पता होता है कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर दोगे गैस के मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा भागेंगे, और जितना ज्यादा भागेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी
उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन। जितने भी हमारे पास गैस मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे पास से कांस्टेंट रैंडम मोशन करते हैं, जितनी स्पीड से जा रहे हैं उतनी स्पीड से इधर उधर भागते रहते हैं। सर ये जितने भी हमने पॉइंट यहाँ पर जो बताने की कोशिश आपको करी है, ये एक्चुअली पोस्टुलेट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये कहती है कि अगर ये सारी की सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो वहां से जो भी हमारा फॉर्मूला आएगा, जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे, दैट इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, अगर आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस समझ में ना आई हो तो एक बार वापस से हम इन पॉइंट्स को देख लेते हैं, इनका क्या मतलब है, उसके बाद इसका डेरिवेशन करें। ठीक है, देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मानना ये, भाई पहली बात तो वो ये कहता है कि जितने भी आपके पास गैस मॉलिक्यूल है सबका मास, सबकी शेप, सबका साइज सब कुछ सेम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात वो कह रहा है कि जो किसी एक मॉलिक्यूल का, किसी एक गैस मॉलिक्यूल का मैं आयतन देखता हूँ, उसका वॉल्यूम देखता हूँ, टोटल गैस के मॉलिक्यूल के कंपेरेटिव बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमने किया भाई, अब अगर हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल है तो गैस के, भाई सॉलिड में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, लिक्विड में कम होता है, गैस में तो होता ही नहीं, तो हम यहाँ पर बोलेंगे इनके बीच जो इंटरेक्शन होता है वो हमारा बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। चौथा पॉइंट, गैस मॉलिक्यूल है, रैंडम मोशन करेंगे, इधर गए टकराए, इधर पहुंच गए टकराए, इधर पहुंच गए, तो ये क्या होता है हमारे पास, रैंडम मोशन होता है। अगला हमने पॉइंट यहाँ पर किया भाई, ऑल गैस मॉलिक्यूल कॉलर्ड विद वॉल्स ऑफ द कंटेनर। हर एक जो गैस का मॉलिक्यूल है वो जिस कंटेनर में हम रख रहे उसकी दीवार पर टकराता है और टकराने के बाद एक प्रेशर लगाता है, उसी प्रेशर को कैलकुलेट करना है हमें इस थ्योरी के अंदर। ओके, इसके बाद इनका जो कॉलिजन होता है वो कैसा होता है, इनइलास्टिक रहता है। इनइलास्टिक का मतलब है इनकी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, एनर्जी चेंज हमारी नहीं होती। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, ऑल लॉज ऑफ मोशन आर पॉसिबल। मोशन के जितने भी हमारे पास नियम होते हैं, जितने भी मोशन के जो लॉज है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर फॉलो होते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। इसके अलावा पार्टिकल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा जब तक टकराएगा नहीं। उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा हो गए काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। इसके अलावा जितने भी गैस मॉलिक्यूल हैं इन द स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन, वो एक रैंडम मोशन, वो कांस्टेंट रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो ये हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इनके पोस्टुलेट हो गए। अभी हमारा जो मेन काम है आज का वो है हमारे पास क्या, वो है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये डेरिवेशन ना पढ़ते टाइम में बहुत सारे कंफ्यूजन्स पैदा हो जाते हैं। जब मैं इस थ्योरी को जब हम पढ़ रहे थे तो थ्योरी तो समझ में आ गई, थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल से पोस्टुलेट होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती थी, जब इनका डेरिवेशन जब हम करते थे। क्योंकि जब हम डेरिवेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, बहुत सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए, तब जाके हम किसी भी चीज का डेरिवेशन ठीक से कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको पूरी तरह से हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो प्रॉब्लम हमको आती है बाकी किसी को आती है आपको ना है, आपको एक बार में सारा का सारा डेरिवेशन पूरी तरह से एकदम से क्लियर होता चला जाए। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने बाकी जितने डेरिवेशंस पे किए, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में भी किए थे हमने ना, उसके बाद में फेज इक्विलिब्रियम में भी किया था, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम में भी किया था, तो वो सभी डेरिवेशन जो थे हमने बहुत ही प्यार से अच्छे से ढंग में करे थे। तो वैसे हम इस डेरिवेशन को भी करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए। सर अगर ये डेरिवेशन हमें करना है ना तो हमें एक अजम्पशन लेना पड़ेगा। क्या लेना है, मान लीजिए हमें क्यू लेता है, क्यू हमने एक इस तरह से क्यू ले लिया है, चलिए ये हमने ले लिए क्यू, है ना। ओके, क्यू बना ले, पहले हम क्यू बना लेते हैं, उसके बाद इसमें बात करेंगे, क्योंकि हमको डेरिवेशन को बहुत आसान तरीके से पढ़ना है, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ना, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, बिल्कुल भी जरा सा भी कंफ्यूजन हमको नहीं चाहिए। हमें काम करते हैं इस पूरे कंटेनर में, अभी हम एक गैस के मॉलिक्यूल की बात करते हैं। भाई जब गैस का पूरा नेचर हमें पढ़ना है, पूरी थ्योरी पढ़नी है, तो हम सभी गैस के पार्टिकल को एक साथ नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गैस के नेचर निकालेंगे और फिर उसके बाद
बाकी जितने भी पार्टिकल होंगे सबके लिए ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल गैस के लिए डेरिवेशन निकल आएगा। मान लीजिए हमने इस पोजीशन पर एक गैस का मॉलिक्यूल ले लिया, ये मेरे पास है गैस का मॉलिक्यूल। हमारे पास भाई साहब ये 3 डायरेक्शन है, ऐसे मान के चलिए, ऐसे मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ये हमारे पास वाई डायरेक्शन हो गई, ये हमारे पास जेड डायरेक्शन, ऐसे मैंने मान लिया, अपनी तरफ से ले लिया है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक्स डायरेक्शन हो गई, ये मेरे पास वाई डायरेक्शन हो गई, ये मेरे पास जेड डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना। तो ये 3 डायरेक्शन मेरे पास है। तो भाई जो गैस का मॉलिक्यूल है मेरा, ये भी तो 3 डायरेक्शन में जा सकता है ना। ये हो सकता है एक्स डायरेक्शन में जाए, ये हो सकता है वाई डायरेक्शन में जाए, या हो सकता है जेड डायरेक्शन। भाई एक बात बताओ, मेरे पास ये कोई मॉलिक्यूल है गैस का, है ना। अब ये गैस का मॉलिक्यूल अगर मान लो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो दीवार पे जाके टकराएगा, बिल्कुल टकराएगा। वाई डायरेक्शन में आ रहा तो भी दीवार पे टकराएगा, जेड में जा रहा तो भी दीवार पे टकराएगा। और दीवार पे टकराएगा तो वहां पर एक फोर्स तो लगाएगा ना, एक फोर्स तो लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। तो सर हम एक चीज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि अगर एक्स डायरेक्शन में ये जा रहा है तो यहां पर जो फोर्स लगा रहा है उसे हम एफ एक्स बोल देते हैं। वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है उसको हम एफ वाई बोल देते हैं, और जेड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है उसे एफ जेड बोल सकते हैं। इसमें तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। हम ऐसा मान के चलते हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं, एफ एक्स डायरेक्शन, एफ वाई डायरेक्शन, एफ जेड डायरेक्शन, इसमें तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब भाई अगर हमें डेरिवेशन करना है तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। भाई मोशन के 3 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। हमें स्टार्टिंग कहां से करना है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब सबको पता होगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। अगर किसी को पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो एटलीस्ट इतना तो पता होगा, उसका जो फॉर्मूला होता है एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। एफ मतलब फोर्स, एम मतलब मास, ए फॉर एक्सेलरेशन, यही तो है। अब हमें फोर्स तो भाई 3 डायरेक्शन में निकालना है सर, एक्स में भी निकालना, वाई में निकालना, जेड में निकालना। हम एक काम करते हैं, पहले एक्स में निकालते हैं तो वाई और जेड आसानी से निकल आएगा। एक्स डायरेक्शन के लिए निकाले फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या हो जाएगा भाई, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स। भाई मास तो इसका एम रहेगा, इसका मास कितना है, मान लीजिए एम मास है। सर मास एम है तो जो एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एक्स, उसको हम मान लेते हैं ए एक्स। ओके सर हमें एक चीज पता होता, बचपन से पढ़ते चले जाते हैं और इतनी फिजिक्स सबने पढ़ी होती है, एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो मैं क्या करता हूँ, डीवी अपॉन dt, ये तो पढ़ता है। जो एक्सेलरेशन होता है हमारे पास, जिसको हम हिंदी में त्वरण बोलते हैं, त्वरण आई थिंक है ना, त्वरण बोलते हैं, तो वो क्या होता है भाई, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या मैं इस फॉर्मूले को उठाकर यहाँ रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा एम ए की जगह क्या आ जाएगा, डीवी अपॉन dt, तो ये हो जाएगा डीवी अपॉन dt। अच्छा एक और चीज भाई, यहाँ पर जो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी भी किस में होनी चाहिए, x डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। अच्छा ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, है ना, ये आपको ध्यान रखनी ही है। जो मैं यहाँ पर आपको नोट करके कुछ फॉर्मूले आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो क्लास 9, 10, 11, 12 में आप पढ़ते हो उनको, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। पहली बात तो एक्सेलरेशन होता है हमारा ए इक्वल टू डीवी अपॉन dt, ठीक है ना। दूसरा आपको पता होगा क्या, मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम जो होता है P बराबर क्या होता है, mv होता है, ये आपको पता है। अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम चाहिए तो मैं कर सकता हूँ, m तो मास तो चेंज होता नहीं, मास तो उतना रहेगा, वेलोसिटी चेंज होती है, तो dp बराबर हो जाएगा mdv। तो भाई यहाँ पर जो mdvx है इसको मैं मान सकता हूँ dpx अपॉन dt, ये मैं मान सकता हूँ। इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, इतनी बात याद रख लीजिए। इसके बाद अब इसको fx को थोड़ा सा आगे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर d क्या बताता है, d बताता है चेंज इन मोमेंटम। मतलब यहां से पता चल गया ये क्या है भाई, अगर हम यहां से लिखना भी चाहें, हम लिखना चाहें सर dpx क्या है, दिस इज चेंज इन मोमेंटम
और दिस इज चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, टाइम के साथ मोमेंटम में जो चेंज होगा उसी को तो हम फोर्स कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सेकंड ऑफ मोशन से पता चल जाता है। अब हम एक काम करेंगे, इसकी वैल्यू रखते हैं भाई, एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एफ एक्स बराबर भाई चेंज कैसे निकालेंगे, मोमेंटम का मतलब जब ये पार्टिकल यहां से इधर जाएगा, जब यहां से इधर जाता है तो मैं एक काम कर सकता हूं भाई, मैंने मान लिया सर यहां से यहां तक जा रहा, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी मान ली मैंने, एल मान ली, कितनी मान ली, एल मान के चलिए। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो लेंथ कितनी है, एल है। जा किस वेलोसिटी से रहा है, मान लीजिए vx वेलोसिटी से जा रहा है, जिसका मास कितना है, m है। तो इसका मोमेंटम कितना होगा, जब ये इधर जाएगा तो इसका मोमेंटम हो जाएगा भाई, मोमेंटम क्या होता है, mv होता है, तो हम लिख देंगे सर इसका मोमेंटम हो जाएगा mvx, mvx, यही तो हो जाएगा बिल्कुल। जाते टाइम मोमेंटम mvx हो गया। अच्छा सर टकराने के बाद वो वापस तो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा ना, यहां से गया टकराया और वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, और वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो पहले मोमेंटम कितना था, mvx, दोबारा में मोमेंटम कितना होगा, वो भी mvx है, वो भी क्या होगा, दोबारा में भी mvx ही होगा, लेकिन वो वापस लौट के आ रहा तो उसके साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हमें चेंज कैसे निकालते हैं सर, चेंज निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो हम इसमें से अगर इसको माइनस करना चाहेंगे, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, पहले गया उसमें से माइनस कर दो वापस आने वाले को, तो ये टोटल क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एफ एक्स इजिकल टू एम वी एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा एम वी एक्स प्लस एम वी एक्स डिवाइड बाई डी टी, जो हमारे पास फाइनल हम लिख सकते हैं एम वी एक्स दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2mvx अपॉन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको हम बहुत अच्छे तरह से आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भाई जो हमने एक्स डायरेक्शन में फोर्स हमने निकाला है वो हमारे पास फॉर्मूला क्या है अभी तक, mvx यानी कि 2mvx अपॉन एल, सॉरी एल नहीं dt, यही आया ना, बिल्कुल dt यही आया। अच्छा इसके अलावा आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है, चूंकि हमें पता होता है ये वेलोसिटी है ना, बिल्कुल, तो वेलोसिटी का हमें एक चीज फॉर्मूला पता होता है, वेलोसिटी बराबर क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, यही तो होता है। मान लीजिए डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, एल, हमने एल ही तो मानी है, डिस्टेंस कितनी मानी है हमने, एल ट्रेवल करी है, कितने टाइम में हमने dt मान लिया। अगर मैं यहां से dt की वैल्यू ले लेता हूं तो dt बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये dt बराबर हो जाएगा l अपॉन v, यही हो जाएगा। अगर मैं vx की बात करूं x डायरेक्शन में जो ही है तो हमारे पास l अपॉन vx हो जाएगा। इसको उठाकर इस इक्वेशन में रख दीजिए, इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, fx बराबर हो जाएगा 2mvx अपॉन dt की जगह क्या हो जाएगा, l अपॉन vx, vx बन जाएगा वापस से ऊपर। इसको हम लिख सकते हैं भाई fx बराबर 2mvx का स्क्वायर अपॉन l, 2m आ गया, vx इंटू vx क्या हो जाएगा, vx स्क्वायर अपॉन l। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ए गैस मॉलिक्यूल इन x डायरेक्शन। अब x डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है fx, उसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया 2mvx स्क्वायर अपॉन l। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल सी कहानी थी, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब यहां से हम कर सकते हैं सिमिलरली हमें बाकियों के निकालने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या लिया है, क्यू लिया ना, तो सब में लेंथ तो एल ही होगी। अगर एल है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, हमें ये बताओ एक्स का ये वैल्यू हो गई फोर्स, तो वाई डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगाएगा, तो हम कहेंगे सर मास तो उसका वही रहना है। वेलोसिटी जो वी एक्स थी अभी कितनी हो जाएगी, वी वाई का स्क्वायर पर लेंथ उतनी है एल, तो सर ये हो गई हमारे पास एफ आई, वाई डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। सर हमें ये भी बता दो जेड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, तो हम क्या करेंगे भाई 2mvz square upon L. This is the force exerted by a gas molecule in z direction. तो भाई हमने क्या निकाल लिया सर, x डायरेक्शन में कोई भी गैस का मॉलिक्यूल कितना फोर्स लगाएगा वो ये हो गया, y डायरेक्शन में कितना लगाएगा ये हो गया, और z डायरेक्शन में कितना लगाएगा ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि एक मॉलिक्यूल द्वारा टोटल फोर्स कितना लगाया जा रहा है, टोटल फोर्स कितना
लगा जा रहा है। तो हम यहां पर बात करेंगे फोर्स exerted by one molecule of gas। गैस के एक मॉलिक्यूल द्वारा कितना फोर्स लगाया जाएगा, तो एक मॉलिक्यूल द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है उसको हमने मान लिया F1। कितना मान लिया भाई? F1। तो F1 कितना हो जाएगा सर? F1 हमारे पास हो जाएगा, अगर मैं मान लीजिए Fx, Fy और Fz तीनों को जोड़ दो तो F1 हो जाएगा। बिल्कुल, F1 बराबर हो जाएगा Fx प्लस Fy प्लस Fz। सर वो तो x में भी जाएगा, y में भी जाएगा, z में भी जाएगा। जब तीनों डायरेक्शन में जाएगा तो तीनों डायरेक्शन के फोर्स को ऐड कर दो, उस मॉलिक्यूल द्वारा लगाएगा फोर्स हमें निकाल पाएंगे। ठीक है सर। F1 बराबर कितना हो जाएगा? Fx कितना है? Fx ये रहा 2mvx स्क्वायर अपॉन l प्लस 2mvy स्क्वायर अपॉन l प्लस 2mvz स्क्वायर अपॉन, यही तो हो गया। बिल्कुल, मैं यहां से 2m अपॉन l को कॉमन ले सकता हूं, तो ये F1 बराबर हो जाएगा 2m अपॉन l, और लास्ट में अंदर क्या बचेगा हमारे पास? ये बचेगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी एक मॉलिक्यूल द्वारा कितना फोर्स लगाया जा रहा है तीनों डायरेक्शन में कैसे निकाल सकते हैं सर? 2m अपॉन l इंटू उसका x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, y डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, z डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, इन तीनों के स्क्वायर को जोड़ दीजिए, आपका F1 आपको निकल आएगा। अब यहां पर हम एक काम करते हैं, यहां से हम फॉर्मूला लिख लेते हैं F1 इक्वल टू 2m अपॉन l इंटू v1 का स्क्वायर। मैंने लिख दिया यहाँ पर v1 का स्क्वायर। अब कहेंगे सर ये क्या मतलब हुआ v1 का स्क्वायर? v1 क्या है यहाँ पर, तो आपको बताते हैं क्या है v1। सर मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर जो यहाँ पर दे रखा क्या, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर को मैंने मान लिया है कितना? v1 का स्क्वायर। v1 का स्क्वायर एक्स डायरेक्शन में जितना, वाई में जितना, जेड में जितना, तीनों को जोड़ा इनका स्क्वायर को, और उसको मैंने अपनी तरफ से कितना मान लिया? v1। v1 क्यों माना सर? पहला मॉलिक्यूल है ना, वो एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है भाई? एक मॉलिक्यूल की जितनी वेलोसिटी है उसको कितना मान लिया मैंने? v1 स्क्वायर मान लिया, जो इन तीनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है। कुल मिलाकर कहने का ये जो फॉर्मूला है ये बताना ये चाह रहा है कि हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, उसके तीनों डायरेक्शन में टोटल फोर्स हमारी कितनी लगेगी? 2mv1 स्क्वायर अपॉन l के बराबर लगने वाला। सर एक बात बताओ, अब आते हैं हम अपनी फाइनल इक्वेशन के डेरिवेशन की ओर। एक डायरेक्शन में फोर्स मैंने निकाल लिया, दूसरे डायरेक्शन में भी निकाल लिया, तीसरे डायरेक्शन में निकाल लिया, टोटल फोर्स मैंने किसी एक मॉलिक्यूल का निकाल लिया 2m अपॉन l v1 स्क्वायर। सर किसी कंटेनर में जरूरी तो नहीं है एक मॉलिक्यूल, वहां तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा भाई? सबको जोड़ दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर हमें टोटल फोर्स चाहिए तो हम यहां से क्या करेंगे भी? टोटल फोर्स exerted by n number of gas molecules, हमारे पास में गैस के मान लीजिए हमने कितने मॉलिक्यूल मान रखे? n मॉलिक्यूल मान रखे। तो n मॉलिक्यूल कितना फोर्स लगाएंगे तो हम बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। सर हम ये कहेंगे अगर हमारे पास में n मॉलिक्यूल है तो उनका जो टोटल फोर्स होगा, वो टोटल फोर्स बराबर हो जाएगा। मान लो पहले वाले मॉलिक्यूल ने लगाया F1 फोर्स, दूसरा लगाएगा F2, तीसरा लगाएगा F3, चौथा लगाएगा F4, डॉट 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 डॉट। कितने हमारे पास n मॉलिक्यूल है तो मैंने लिख दिया Fn लगाया। भाई एक मॉलिक्यूल लगा रहा है F1, एक मॉलिक्यूल कितना लगा रहा है? F1, दूसरा लगाएगा F2, तीसरा F3, F4, F5, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो बहुत सारे मैंने मतलब n मान ली, तो मैं सबके फोर्स को जोड़ दूंगा, टोटल फोर्स निकल आएगा। सर एक बार इसका फॉर्मूला भी देखते हैं क्या बनेगा आगे।
यहां से हम टोटल फोर्स को खाली एफ से दिखा रहा हूं ना, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, F1 क्या निकाला था मैंने सर, F1 था हमारे पास 2m v1 स्क्वायर अपॉन L, बिल्कुल। तो F2 क्या हो जाएगा 2m v2 स्क्वायर अपॉन L, F3 क्या हो जाएगा 2m v3 स्क्वायर अपॉन L प्लस 2m v4 स्क्वायर अपॉन L प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने सबको जोड़ दो और लास्ट में आ जाएगा 2m vn स्क्वायर अपॉन L, यही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं सर, इनमें से जो कॉमन है उसको ले लीजिए, तो F बराबर कॉमन क्या आ जाएगा 2m अपॉन L आ गया, बिल्कुल। तो यहां से क्या बचेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस v4 स्क्वायर प्लस जितने भी होंगे सबको जोड़ दो, लास्ट में vn स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला, ये हमारे पास फॉर्मूला। अब एक समस्या फिर से उत्पन्न होती है सर, वो समस्या क्या उत्पन्न होती है सर, वो समस्या ये उत्पन्न होती है हर एक गैस मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल वेलोसिटी को, उसकी स्पीड को बताना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक अलग टर्म जिसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये क्या चीज है भाई, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जिसको हम VRMS से दिखाते, VRMS से दिखाते। सर VRMS होता क्या जरा एक बार बताओ, बिल्कुल बताता हूं। देखो अगर हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, तो हमारे पास जितनी भी वेलोसिटी है ना सबका स्क्वायर लो। जैसे हमारे पास ये सारी है तो हमने क्या ले लिया, v1 का स्क्वायर हो गया, v2 का स्क्वायर हो गया, v3 का स्क्वायर हो गया, इसी तरह से डॉट 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 और vn का स्क्वायर कर दिया हमने। कितने भी हो सकते हैं 4 5 6 7 8, कितने भी, उन सबका स्क्वायर लो और उनका मीन निकालो। मीन कैसे निकालने, जितनी है उतने से डिवाइड कर दो, कितने हमारे पास n, तो n से डिवाइड कर दो, ये हो गया मीन, स्क्वायर मीन। अब इसका रूट निकाल दो, रूट निकाल लिया, इससे बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट इज द VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके सर, इसका यूज कहां करना है सर, इसका यूज करना है अगर मैं इसकी जगह इतनी सारी वेलोसिटीज की जगह किसी एक वेलोसिटी को यूज करूं VRMS को, तो मुझे कैलकुलेशन में बहुत फायदा मिलने वाला है। भाई इतने सारे तो इंडिविजुअल नहीं निकाल सकते, VRMS हम निकाल सकते हैं, तो VRMS को हम क्यों नहीं ले लेते, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो दोनों साइड स्क्वायर कर दूं। अगर तो मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, VRMS का स्क्वायर बराबर, इधर स्क्वायर करूंगा तो रूट खत्म हो जाएगा, सबको पता है भाई इतनी मैथमेटिक्स आती होगी, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू को निकालूं या फिर एक काम करो, इस n को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जगह n VRMS का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 और यहां पर हो जाएगा vn स्क्वायर। सर क्या निकाला है ऐसे, मैंने बहुत सिंपल सी चीज निकाल ली। क्या निकाल ली, अगर मैं इन सभी वेलोसिटीज के स्क्वायर को जो ऐड कर रहा हूं, इतनी सारी चीजें ना रखकर मैं उनको n इंटू VRMS स्क्वायर रख सकता हूं, तो मैं इसकी वैल्यू को यहां रखता हूं। फाइनल मेरा फॉर्मूला ये हो जाएगा, F बराबर 2m अपॉन L और नीचे क्या हमारे पास इंटू n VRMS का स्क्वायर। सर ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास फाइनल फोर्स का फॉर्मूला। जो टोटल फोर्स हमारे पास किसी कंटेनर में लग रही है तीनों डायरेक्शन में, चाहे वो x डायरेक्शन हो, y डायरेक्शन हो, z डायरेक्शन हो, हर एक मॉलिक्यूल n मॉलिक्यूल्स के द्वारा, तो वो हमारे पास फोर्स ये हो जाना है। क्योंकि हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये मान के चले थे जितने भी मॉलिक्यूल हैं सबके सब सेम होने चाहिए, सबका साइज सेम होना, सबका मास सेम होना चाहिए। तो जितना मास है इंटू 2 डिवाइड बाई जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है n, l इंटू क्या है n का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं
तो n और उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये फोर्स निकला है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, जिस चीज की हमें तलाश है फाइनल फॉर्मूले की तरफ। अब यहां पर हम बात करते हैं किसकी में, प्रेशर की। प्रेशर, अगर हम प्रेशर की बात करते हो तो हमें एक चीज बताओ, तुम्हें क्या पता होता? प्रेशर होता क्या? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। भाई प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, बिल्कुल होता है सर। फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो हमें फोर्स किसका निकालना सर? इसका निकालना। यही तो कंटेनर था, बिल्कुल सर, यही कंटेनर था हमारे पास। इस तरह का हमने कंटेनर लिया था। ये हमने एक कंटेनर लिया था, बिल्कुल। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है? एरिया हम जानते हैं लेंथ टू हाइट या फिर विड्थ, जो भी आप जो लेना चाह रहे हो, लंबाई गुणा चौड़ाई, हिंदी में बोल देते भाई, सीधा सीधा है ना। तो हमारे पास अगर किसी भी स्क्वायर की एरिया हमें निकालना है तो इसका एरिया कितना है? एल है। इसका कितना है? एल है। तो एरिया कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्यूब की, तो क्यूब में कितने फेस होता है? हम कहेंगे सर फेस होते हैं हमारे पास क्यूब में 6। कितने फेस होते हैं? 6। भाई क्यूब का मतलब एक कमरा मान लीजिए, कितनी दीवारें होती है? 4। 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे। कितने फेस हो गए सर? 6 फेस हो गए। 1 2 3 4 5 6। तो एक क्यूब को देखोगे, घन को देखोगे, उसमें फेस कितने होते हैं? 6। और एक फेस का जो एरिया होता है वो होता है एल स्क्वायर। तो हम बोले भाई 6 फेस का एरिया कितना हो गया सर? 6 एल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 एल स्क्वायर। सर इस एक ही वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, तो ये होगा P बराबर एफ कितना है? एफ हमने निकाला था यहां से 2mn, यहां पर 2mn VRMS स्क्वायर अपॉन एल, यही है ना, अपॉन एल। डिवाइड वही करना है एरिया, तो इसको डिवाइड करना है एरिया। एरिया कितना है? 6 एल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं सर। मैं एक चीज दिख रही है कि मैं 2 से 6 को 3 टाइम्स कैंसिल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P बराबर P इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ तो 3 बचेगा, केवल 1/3 लिख दीजिए, इनटू और क्या बचा भाई? यहां से बचा MN VRMS का स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे क्या बचेगा? L क्यूब। भाई L स्क्वायर इंटू L क्या हो गया? L क्यूब। और हमें पता है भाई, हमें क्या पता? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें वॉल्यूम निकल के आता है। तो वी नो वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू एल इंटू एल, दैट इज इक्वल टू L क्यूब। तो हम बोल सकते हैं L क्यूब की जगह वॉल्यूम रख सकते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू 1/3 MN VRMS स्क्वायर अपॉन V। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, और इसको हम बहुत प्यार से अगले पेज में लिख लेते हैं भाई। अगले पेज में लिख लेते हैं, क्या है हमारा फॉर्मूला? P इक्वल टू 1/3 M, फिर क्या भाई? MN स्क्वायर, MN VRMS का स्क्वायर अपॉन V। अगर मैं V को इधर पहुंचा दूं तो ये हो जाएगा PV इक्वल टू 1/3 इंटू MN VRMS का स्क्वायर। सर ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, दिस इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज, दिस इक्वेशन is known as kinetic theory of gas equation। ये हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इक्वेशन कही जाती है, कहलाती है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि फाइनल जो डेरिवेशन के थ्रू हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन आ रही है वो किस तरह से आ रही है। अच्छा, इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं ये भी लिख लीजिए भाई। यहाँ पर जो P है ना, ये P एक्चुअली प्रेशर को बताएगा, ये P एक्चुअली प्रेशर को बताएगा। V आपका वॉल्यूम को बताता है, V डिनोट्स फॉर वॉल्यूम। M जो है, दिस इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। गैस के एक मॉलिक्यूल का कितना मास है वो M हो गया है। N क्या है?
टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन ए कंटेनर, कंटेनर, किसी कंटेनर में टोटल वॉल्यूम, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, टोटल कितने, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने गैस के, वो हमारे हो गए n। और VRMS तो आपको पता ही पड़ गया, VRMS क्या है हमारे पास, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को हम किस तरह से निकालना है एक बार वापस से देख लेते हैं क्या किया हमने। देखिए भाई, हमने इतना कहा भाई हमारे पास कोई एक कंटेनर है, उसमें एक मॉलिक्यूल है गैस का, वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स Fx लगा रहा है, वाई में Fy लगा रहा है, जेड में Fz लगा रहा है, तो मुझे Fx निकालना था। मैंने मोशन के सेकंड लॉ को लिया, F इजिकल टू ma, F इजिकल टू ma, एक्स डायरेक्शन में निकालना तो ax ले लिया। अब ax a क्या होता है भाई, a होता है हमारे पास त्वरण, मतलब एक्सेलरेशन, जो होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम ले लिया। इनके चेंज को हम क्या कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम, दिस इज चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम को कैसे निकाला हमने, जो गया फिर उसके बाद वापस आया उसमें से घटा दिया, टोटल हमारे पास फॉर्मूला आ गया था 2mvx अपॉन dt। ये एक्स डायरेक्शन में आया, जो एक्स डायरेक्शन में आया उसको फिर हमने वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से लेकर dt की वैल्यू पुट की, हमारे पास Fx डायरेक्शन में इतना फोर्स आएगा। वैसे मैंने Fy में निकाला, Fz में निकाला, अब तीनों फोर्स को मैंने जोड़ दिया तो एक मॉलिक्यूल का फोर्स टोटल आ गया 2m अपॉन l v1 स्क्वायर। सर हमारे पास तो कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल है, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तो सभी मॉलिक्यूल का फोर्स को ऐड कर दो, टोटल फोर्स निकालेगा। जब मैंने सभी को ऐड किया तो मेरे पास सभी मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल स्पीड आ रही थी, मुझे उसको खत्म करना था। मैंने सहारा लिया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से मैंने इस पोर्शन को कन्वर्ट कर दिया nVRMS स्क्वायर, nVRMS स्क्वायर, तो ये मेरे पास टोटल फोर्स हो गया। मुझे जब प्रेशर निकालना था तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स वही है मेरे पास, एरिया मेरा 6L स्क्वायर के बराबर है। मैंने सॉल्व किया, P इक्वल टू 1/3 mnVRMS स्क्वायर अपॉन V, और अगर मैं V को इधर इधर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो PV इक्वल टू 1/3 mnVRMS स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक फाइनल इक्वेशन। लेक्चर भी हमारा काफी लेंथी हो चुका है, तो अभी इस लेक्चर को हम यही रोकते हैं। हालांकि इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा या बोल्ट्जमान कांस्टेंट के टर्म में इसका फॉर्मूला क्या होगा, वो हम आने वाले अगले लेक्चर में करने वाले। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं रोकने वाले। और एक और चीज, जितने भी हमने गैस लॉ पढ़े थे, वर्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जितने भी थे ना, इन सभी लॉ हमारे जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से कैसे रिलेट करते हैं उनको भी जानने वाले हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर को हम यही रोकते हैं, यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी, एक नई इंटेंशन के साथ। फिलहाल बस एक उम्मीद जरूर करना चाहेंगे भाई, और वो उम्मीद आपको पता है कि लेक्चर को जितना हो सके उतना शेयर करो भाई। आप पढ़ने में मेहनत करो, मैं आपको पढ़ाने में मेहनत करूंगा, और जितने भी डाउट्स हैं आपके सभी को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली है, आपको जो भी प्रॉब्लम नजर आ रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं अगले लेक्चर में उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर आपको दूंगा, और उम्मीद बस यही है कि जितना हो सके लेक्चर को उतना शेयर कीजिए भाई अपने जो भी फ्रेंड सर्किल हैं, जिसको भी ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसको भी करना है। टॉपिक ये ही नहीं भाई, आपको देखो सभी सेमेस्टर के कोर्सेज आपको पढ़ा हुआ, चाहे फर्स्ट सेम हो, सेकंड हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 तक जो भी है सारे के सारे पढ़े हुए हैं ना। आपको बस टॉपिक देखना है, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ाई चालू कर देनी है। बाकी मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग।